आज के सेशन में हम राज्यपाल के जो प्रमुख अनुच्छेद हैं, जितने भी प्रावधान संविधान में दिए गए हैं, उन सभी को समझने का प्रयास करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। भाग 6 में राज्य के बारे में चर्चा की गई है और राज्यपाल हमेशा चर्चा का विषय बना ही रहता है। तो आइए आज के सेशन में राज्यपाल को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं, संवैधानिक उपबंधों की बात करते हैं। ठीक है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति और राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राज्यपाल ही होता है। ठीक है। और संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति, कार्यकाल, शक्ति, जिम्मेदारियां सब आर्टिकल 153 से शुरुआत होता है। 153 से लेकर के आर्टिकल 167 तक जो है राज्यपाल के बारे में चर्चा है। आर्टिकल 153 से लेकर के 167 तक राज्यपाल के बारे में चर्चा है और फिर कई जगह पे आर्टिकल्स जो है आपके छितराए हुए हैं, उनको भी कलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो अनुच्छेद 153 क्या कहता है? राज्यों का राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। एक ही व्यक्ति दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? नहीं हो सकता है? हो सकता है। ठीक है। एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है। 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात की गई है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति, एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होगी? राज्यपाल के पास होगी। सारे काम राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। 155 राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राज्यपाल राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत काम करता है, ऐसी बात की गई है 156 में। ठीक है। 153 क्या है? राज्यों के राज्यपाल। 154 क्या है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित है। 155 क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है। 156 में राज्यपाल की पदावधि है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। सामान्यतः राज्यपाल की जो अवधि होती है वो 5 वर्ष की होती है, लेकिन कई बार जब इलेक्शन होते हैं, है ना, केंद्र में सरकार किसी और की है, राज्य में सरकार किसी और की है, इलेक्शन के बाद जो है राज्यपाल के पद को भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन सामान्यतः 5 वर्ष का अवधि होती है। 5 वर्ष के बाद राज्यपाल हट जाते हैं अपने पद से। 157 में नियुक्ति के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए राज्यपाल के पास? ठीक है। राज्यपाल भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 साल की आयु होनी चाहिए। तो यहाँ पे सारी योग्यताएं दी गई हैं 157 में, 157 में। इसके बाद 158 में राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें दी गई हैं। राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें: संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए, है ना, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। तो ये सब दिया गया आर्टिकल 158 में। आर्टिकल 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात की गई है। कौन राज्यपाल का शपथ और प्रतिज्ञान करवाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ और प्रतिज्ञान कराते हैं। हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं संबंधित राज्य के, वो करवाते हैं। ठीक है। आर्टिकल 161 में राज्यपाल की क्षमादान करने की शक्ति है। आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के पास है, आर्टिकल 61 में राज्यपाल के पास भी है। वो दंड को कम कर सकता है, स्थगित कर सकता है, माफ भी कर सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को राज्यपाल कभी भी माफ नहीं कर सकता। मृत्यु दंड को कम कर सकता है लेकिन माफ नहीं कर सकता। माफ करने की पावर केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे है। आर्टिकल 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या बनाई हुई है? मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही राज्यपाल काम करता है। आर्टिकल 164 राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। राज्यपाल ही मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है। जहां पर भी विधानसभा चुनाव होते हैं उसके बाद आर्टिकल 164 का यूज करते हुए राज्यपाल वहां पर मुख्यमंत्री। लेकिन देखिए हमारे संविधान में जैसा मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्तियां बहुत सारी हैं, लेकिन राज्यपाल कई बार विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं। राज्यपाल संविधान का अतिक्रमण भी कह सकते हैं, अतिक्रमण नहीं कहेंगे, लेकिन संविधान में बहुत सारी चीजें परिभाषित नहीं है, लेकिन उसको परिभाषित नहीं होने के कारण से राज्यपाल उसका क्या करते हैं? अपने स्वविवेकाधीन शक्ति मान लेते हैं। जैसे अभी हाल ही में मैंने जो आपको बताया कि तमिलनाडु में जो घटना घटी वो अपने आप में बहुत अप्रत्याशित घटना थी। टीवीवी को पूर्ण बहुमत मिला, राज्यपाल के पास पहुंचे, राज्यपाल ने उन्हें वापस कर दिया, बोला पूर्ण बहुमत लेकर आओ। ऐसा करने का अधिकार राज्यपाल के पास नहीं है।
बहुमत साबित करने की जगह विधानसभा है। तो राज्यपाल जो है कहीं ना कहीं पे विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग भी करते हैं। इसके बाद आपका जो है आर्टिकल 165, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। हर राज्य में, जैसे आर्टिकल 76 है, 76 में क्या है, महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? आज ही पढ़ाए सुबह करंट की क्लास में जो रहे होंगे, MC सीतलवाड़, है ना। MC सीतलवाड़ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष भी रहे हैं और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी रहे MC सीतलवाड़। वैसे ही आपका महाधिवक्ता होता है। जैसे आप हाई कोर्ट जाएंगे ना, या प्रयागराज में इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, तो वहीं पर हाई कोर्ट के पास ही आप देखेंगे एक ऑफिस बना होगा, राज्य का महाधिवक्ता, हाई कोर्ट के पास ही। ये राज्य का लीगल अधिकारी होता है। इसके बाद आर्टिकल 167 में मुख्यमंत्री के राज्यपाल को सूचना देने से जुड़े हुए कर्तव्यों की बात की गई है। इसके अलावा और कहाँ कहाँ है राज्यपाल के आर्टिकल्स? कई जगह, अन्य जगहों पर भी राज्यपाल के आर्टिकल्स हैं जो कि छितराए हुए हैं। हाँ, तो जैसे आर्टिकल 200 है, आर्टिकल 200 में विधेयकों पर अनुमति की बात हुई है, ठीक है। वीटो पावर है, विधेयकों पर अनुमति जो दी जाती है राज्यपाल के द्वारा, वो अनुच्छेद 200 के तहत दी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा, पहले थोड़ा सा इसको हम तकनीकी तौर पे समझने का प्रयास करते हैं। टेक्निकल तौर पर कैसे समझेंगे? देखिए, हमारे देश में जो राज्यपाल है, राज्यपाल आप सभी जानते हैं के पास पावर ज़्यादा है। मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने कल आपको पिछले सेशन में बताया था कि राज्यपाल ने कैसे अभी हाल ही में जो चुनाव हुए वहाँ पे अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग किया। अब बात करते हैं कि राज्यपाल एक जगह और है ऐसी जहाँ पर अपनी पावर का यूज़ करते हैं। वो कौन सी जगह है? उसके लिए दो आर्टिकल है, एक आर्टिकल 200 है और एक आर्टिकल 201 है। आर्टिकल 200 में राज्यपाल के पास पावर है कि वो क्या करे, विधेयक पर अनुमति दे दे, विधेयक पर अनुमति दे दे। राज्यपाल प्लस विधानसभा प्लस जहां पर विधान परिषद है ना, दोनों सदनों से मिलकर के विधानमंडल का सृजन होता है, ठीक है। विधान परिषद के पास कोई बड़ी पावर नहीं होती है, ये बस ऐसे ही बना दिया गया है। अभी विधान परिषद कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, 6 जगह पे विधान परिषद है। बहुत ज़्यादा आवश्यकता इसकी नहीं है। धीरे धीरे कई राज्यों ने बनाया, डिमोलिश कर दिया। इसका सृजन और उत्साधन हो सकता है, इसको फिर से बनाया जा सकता है। 169 में आर्टिकल 169 में प्रावधान किया गया है, विधान परिषद को बनाया जा सकता है या इसको हटाया जा सकता है। जैसे अभी हाल ही में जो है उड़ीसा ने बोला कि हमारे यहाँ विधान परिषद बना दीजिए, ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है, ये संसद के ऊपर होता है। राज्य का विधानमंडल यदि प्रस्ताव पारित करके देता है तो बनाया जा सकता है, और इसको बनाना और हटाना, ये दोनों संविधान संशोधन नहीं माने जाते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है विधेयकों की अनुमति। देखो क्या होता है, सिंपल सी बात है, कोई भी कानून विधान परिषद से पारित होकर आया राज्यपाल के पास, राज्यपाल ने क्या किया, 200 का प्रयोग किया और उसमें अनुमति दे दी, वो कानून बन गया। अब राज्यपाल क्या कर सकता है, तो उसे लगता है कि ये मामला थोड़ा पेचीदा है, ये केंद्र के किसी कानून का अतिक्रमण कर रहा है, या केंद्र सूची या समवर्ती सूची या अपशिष्ट विषय से जुड़ा हुआ मामला है, तो सीधा रेफर मार देगा किसको, राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 201 का यूज करेगा वो। अनुच्छेद 201 में विधेयक को आरक्षित कर सकता है, रिजर्व कर सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देगा विधेयक कि भैया अब इस मुद्दे पर मैं कुछ नहीं करने वाला, भारत के राष्ट्रपति बताएं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है वो, और केंद्र में राष्ट्रपति के पास वो विधेयक चला जाता है। राष्ट्रपति मतलब सेंट्रल कैबिनेट, ठीक है। तो यहां पर भी राज्यपाल कई बार कानून भी नहीं बनने दे सकता है। जैसे मैंने कल बताया चुनाव के दौरान राज्यपाल कितना पावरफुल है, वैसे ही कानून निर्माण में भी राज्यपाल के पास बहुत सारी पावर है, ठीक है। तो ये जनरल बात थी आपकी। कानून बनाने का भी कुछ मामलों में तो अधिकार है। 213 वही बताने वाला था।
अगला आर्टिकल है 213। 213 राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति की तरह। जैसे राष्ट्रपति आर्टिकल 123 का यूज करते हैं और ऑर्डिनेंस जारी करते हैं, वैसे ही 213 के तहत राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है। इतने में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल सा है, बहुत आसान सा है। तो भारतीय संविधान का भाग 6 आर्टिकल 153 से 167, ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है? राज्यपाल से। हमने ओवरऑल सारे आर्टिकल्स देख लिए। अब एक सेगमेंट आता है कि एक्चुअल में आर्टिकल 52 से लेके 78 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं और आर्टिकल 153 से लेके 167 राज्यपाल से जुड़े हैं। क्यों ना इनका कंपेयर कर ले। ये आज नहीं, कल के सेशन में मैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पावर्स वर्सेस राज्यपाल की पावर का हम क्या करेंगे, कई सारे मामलों पर, जैसे कि क्या क्या मामला हो सकता है, दोनों प्रमुखता के आधार पर राज्य में क्या स्थिति रखते हैं, अध्यादेशों के प्रख्यापन में दोनों की क्या स्थिति है, सिविल और आपराधिक कार्रवाई में राज्यपाल के पास क्या पावर है। राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास पावर है आर्टिकल 361, 361 में राष्ट्रपति के पास पावर है कि राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं कर सकते कार्यकाल के दौरान, राज्यपाल को भी नहीं कर सकते हैं। तो सिविल और आपराधिक कार्रवाई में राज्यपाल के पास क्या पावर है। और आपको बता दूं आर्टिकल 361 के तहत जितने भी डिप्लोमेट होते हैं, अन्य देशों के द्वारा जो भी दूतावास भारत में बनाए गए हैं या फिर जो भी आपके विदेशी यहाँ पे उच्चायुक्त बने हैं, देखिए दो कॉन्सेप्ट है, एक होता है डिप्लोमेट्स दूतावास और एक होता है उच्चायोग। कहाँ पे दूतावास, कहाँ पे उच्चायोग होता है, ये चीज जानते हो आप? नहीं जानते। दूतावास का कॉन्सेप्ट रखा गया। देखिए एक जब देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद बहुत सारे देशों में ब्रिटेन ने क्या किया था, शासन कर रखा था, उपनिवेश बना रखा था अपना। तो जब ब्रिटिश से कई सारे देश आजाद होते चले गए तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट लेकर आए कॉमनवेल्थ, ठीक है, एक उन्होंने कॉमनवेल्थ संघ बना हुआ। जब वो कॉमनवेल्थ संघ उन देशों का समूह है जहां पर ब्रिटेन का शासन था। भारत भी कॉमनवेल्थ का सदस्य है, ठीक है। जो कॉमनवेल्थ के सदस्य देश हैं उनके साथ भारत का होगा उच्चायोग, ठीक है। वहां पर आपके एम्बेसडर जाते हैं, वहां पर डिप्लोमेट नहीं जाता है। वहां पे उसके लिए शब्द यूज किया था उच्चायुक्त। जो अधिकारी, जो आईएफएस अधिकारी जाते हैं वो एम्बेसडर के तौर पे जाते हैं, उच्चायुक्त के तौर पे जाते हैं। जहां पर भारत कॉमनवेल्थ वाला मुद्दा नहीं है वहां पर क्या है कॉन्सेप्ट, डिप्लोमेट्स का है, दूतावास का है, ठीक है। वहां पर आपके दूतावास बने हुए हैं। जैसे कि पाकिस्तान के साथ हमारा दूतावास होगा या उच्चायुक्त होगा, उच्चायुक्त होगा। पाकिस्तान, श्रीलंका के साथ हमारा उच्चायुक्त, अमेरिका के साथ हमारा क्या होगा, दूतावास होगा, ठीक है। डिप्लोमेट्स वहां पे जाएंगे, ठीक है। तो जो डिप्लोमेट भारत में रहते हैं, बहुत सारे डिप्लोमेट, जितनी एम्बेसी हैं वो दिल्ली में बनी हुई हैं। दिल्ली में चाणक्यपुरी एक जगह है, चाणक्यपुरी है, और या फिर लुटियंस की बात करें, जो लुटियंस दिल्ली है, दिल्ली 9 भागों में बटी हुई है। मैं किसी दिन, अभी जैसे हम मैप ऑफ इंडिया सीरीज कर रहे हैं ना, तो एक सेशन लेके मैं दिल्ली भी आपको पूरा बता दूंगा कि दिल्ली में कितने जिले हैं, किस तरीके। अभी दिल्ली में जिलों की संख्या बढ़ा के 13 कर दी गई है, ठीक है। तो दिल्ली पे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, आज़ाद एईस अकेडमी में पब्लिश है, लेकिन फिर भी मैं ऑलरेडी एक दिन मैप ऑफ इंडिया में हमें करना ही है, ठीक है। तो उसमें मैं आपको दिल्ली बताऊंगा। तो दिल्ली में, पूरी दिल्ली भारत की राजधानी नहीं है। दिल्ली के अंदर एक क्षेत्र है, एक जिला है जिसका नाम है नई दिल्ली। वो नई दिल्ली क्षेत्र भारत की राजधानी है। वहीं पर आपके सारे बड़े बड़े जितने भी प्लेटफॉर्म है, चाहे वो संसद भवन हो, राष्ट्रपति भवन हो, हर एक राज्य का वहाँ पे भवन बना हुआ है। जैसे आप उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश वहाँ पे जाएंगे दिल्ली में, तो वहाँ पे एक उत्तर प्रदेश भवन है। हमारे जो सांसद होते हैं उत्तर प्रदेश के, या हमारे विधायक होते हैं या अधिकारी होते हैं, वो जाके वहीं रुकते हैं। हर राज्य का, आंध्रा भवन, केरला भवन, महाराष्ट्र भवन, है ना, आप वहाँ जा सकते हैं। कभी आपका स्टेट है आप भी जा सकते हैं। जैसे आपके सांसद साहब से आपका बातचीत है, आप बोल सकते हैं दिल्ली में रुकना है साहब, एक दिन के लिए लेटर। वो एक तरीके का, दो चीज़ें होती हैं वहाँ पे। एक तो वो आवासीय सुविधा वहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, ज़्यादातर सांसद वहीं रुकते हैं। और दूसरा जो है आवासीय, क्योंकि दिल्ली में सत्र चलता है ना, संसद का सत्र चलता है, तो सांसदों के पास डबल व्यवस्था है। पहली व्यवस्था तो उनको फ्लैट मिल गए हैं। पहले क्या था, कोठियाँ मिलती थी, कोठियाँ सिर्फ मंत्रियों को मिलती हैं, वो भी सभी मंत्रियों को वो भी नहीं मिलती हैं। तो अभी इस पूरा का पूरा फ्लैट सिस्टम बना दिया है। वहीं पर संसद भवन के पास बहुत शानदार फ्लैट बनाए गए हैं, ठीक है। और वहीं पर ही आपके सारे भवन बने हुए हैं। तो जो जिस राज्य का है वो जाता है, वहाँ पे कैफेटेरिया एरिया भी होता है। तो कभी आप लोग जाइए तो उत्तर प्रदेश भवन में
भोजन चख के आ सकते हैं। अदर स्टेट में मत चले जाइएगा, वहाँ कुछ नहीं, सिंपल आपका आधार कार्ड होना चाहिए, रेफरेंस दे दीजिए, आराम से जाइए, टहल घूम के आ जाइए, ठीक है। और चाणक्यपुरी एरिया में सारी एम्बेसीज बनी हुई हैं, एक तरफ से बहुत सारी, हर एक कंट्री के एम्बेसी दूतावास बना हुआ है। मैंने आपको पढ़ाया था इकोनॉमी के अंतर्गत घरेलू सीमा, क्या बताया था उसमें, घरेलू सीमा भारत के जहाँ जहाँ पर भी दूतावास और डिप्लोमेट हैं वो सारे भारत की घरेलू सीमा में आते हैं, और भारत के अंदर अवस्थित जितने भी दूतावास और एम्बेसीज हैं वो सारे उस कंट्री के, अभी जब हमने जीडीपी पढ़ा था, एनडीपी पढ़ा था, है ना, अभी हम जीएनपी और एनएनपी, जब एनएनपी पढ़ेंगे तब हम माइनस करेंगे जितने भी भारत में रहने वाली विदेशी कंपनियां हैं, दूतावास हैं, इनकी जितनी इनकम है सब माइनस कर देंगे, ठीक है। आगे चल के डिस्कस करेंगे उस पर, वो मुद्दा अलग है। तो आर्टिकल 361 में राज्यपाल, राष्ट्रपति, इन सबके पास प्रोविजन है कि इनको गिरफ्तार वगैरह नहीं किया जा सकता है जब तक ये कार्यकाल में है। तो इसके आधार पे बहुत सारी पुनर्नियुक्ति को लेकर, नियुक्ति अधिकारी किसकी किसकी नियुक्ति कर सकते हैं, ये विधानमंडल में क्या दोनों की भूमिकाएं हैं, वित्तीय शक्तियां क्या हैं राष्ट्रपति के पास, विवेकाधीन शक्तियां क्या हैं, निर्वाचन कैसे होता है, प्रसाद पर्यंत का सिद्धांत क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों की घोषणा, संविधान में संशोधन, क्षमादान की शक्ति, संवैधानिक विवेकाधिकार, महाभियोग की स्थिति, ये सारे मुद्दे हम लोग जो है राज्यपाल और राष्ट्रपति के संदर्भ में आने वाले समय पे पढ़ेंगे। मेरा मानना है कि पॉलिटी को यदि अच्छे से पढ़ना है तो आप कंपेयर करके पढ़िए, ठीक है। इस पे मैं कल आपको डिटेल में बताऊंगा। चलिए, ये टॉपिक हमारा क्लोज हो गया, ठीक है।